मैं आपको भी एक बात बताना चाहूँगा। जी। हमारा जो एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बॉडी है ना, जब भी हम किसी दूसरे को हिट करने की कोशिश करते हैं, हमारा पहला होता है कि इसके फेस को मारो। ठीक है? चाहे वो 2 जेंट्स के बीच में फाइट हो रही हो, फर्स्ट दे विल ट्राई टू हिट ऑन द फेस। फैमिली असॉल्ट केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फेशियल इंजरीज होने के। ओके। ठीक है? ऐसे केसेस भी आते हैं। जब हम पेशेंट देखे हैं तो मतलब ऐसा है कि इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे कोई मार सकता है किसी को, कि मतलब आप सामने वाले को एक किस्म से, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि 2 गुटों के बीच में कोई मार झगड़ा हुआ, तो वो तो गंदे तरीके से मान लेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस केस है, मेल फीमेल, कैसे आप इतनी क्रूरता से, कुल्हाड़ी से किसी को मारने की कोशिश कर सकते हो, वो भी चेहरे पे। मतलब या तो यही है कि आपने नेक पे असॉल्ट करने की कोशिश की और सामने वाले ने अपने आप को बचाने के लिए फेस नीचे किया और फेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ऊपर का जबड़ा नीचे आ गया, पूरा फेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। आधी रात को ऐसे केस आया था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जिसमें इंजरी हुई थी, एक से मारा गया था। हमने उसको उसी समय इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके, हमें अराउंड 4 से 5 घंटे लगे थे वो पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने में, जिसमें सारा हमने बोन, हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, अपर जॉ का, जो कि पूरा स्कल बेस से निकल चुका था बाहर बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, वो सारा रिकंस्ट्रक्ट किया। सॉफ्ट टिश्यू पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया फेस का। नाउ व्हेन वी सी द पेशेंट, व्हेन द पेशेंट कम्स बैक टू अस, शी इज वेरी हैप्पी। Hello everyone, welcome back to another episode of Med Talks in collaboration with Narayana Hospital। आज के एपिसोड में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा। ही इज एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन इन द हॉस्पिटल। आज के एपिसोड में हम मोस्टली फेशियल और ओरल हेल्थ केयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी सर्जरीज के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस पॉडकास्ट के पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बाय एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो सकता है, उसके कारण ही हमारे जॉ में या फिर हमारे ओरल हेल्थ में कुछ खराबी आ सकती है। लेकिन इस पॉडकास्ट के दौरान मुझे और आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि किन किन कारणों की वजह से हमारा ओरल हेल्थ ठीक नहीं रह सकता है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। आज के पॉडकास्ट में हमने सर्जरीज के बारे में तो बात की ही है, ट्यूमर कैंसर, ओरल कैंसर के बारे में भी बात करी है। आज के पॉडकास्ट में हमने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ ऐसे केसेस भी डिस्कस किए हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण उनको फेशियल सर्जरी लेने की जरूरत पड़ी है। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। प्लीज 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 वॉच टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा। हेलो सर, कैसे? हेलो, हाय। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आने के लिए। एंड जो आज हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं वो बहुत अच्छी और बहुत न्यू होने वाली है हमारे लिए, तो उम्मीद। जी बिल्कुल। सर, शुरुआत से शुरू करेंगे। आपकी स्टडीज, आपने जम्मू में आप क्या कर रहे हैं और किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज एक्सप्लेन करें। देखो, मैं बेसिकली एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो होती है वो बेसिकली डेंटल सर्जरी की एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसमें बेसिक ग्रेजुएशन डेंटल रिलेटेड होती है, देन वी शिफ्ट टू मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इन्वॉल्व होते हैं फेशियल स्ट्रक्चर्स, रीजन्स, जिसमें बोथ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ फेस along with oral cavity surgeries। इसीलिए हमें पूरा बोला जाता है oral and maxillofacial surgeons। oral cavity में related to jaw, teeth, tongue, all the structures in the oral cavity as well as facial structures, both hard and soft tissue। so इसके related में जो भी चीजें या जो भी हमारे पास केसेस आते हैं वो हम इनसे साथ ऑपरेट करते हैं। so ये oral maxillofacial वो अलग अलग है या एक ही है?
अलग अलग नहीं है, बेसिकली एक ही डिवीजन है जिसमें 2 आगे सेगमेंट्स आते हैं। कंबाइन करके बोला जाए तो इनको OMFS बोला जाता है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। ओरल सर्जरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओरल कैविटी पे आ जाती है, और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी वो एक बहुत ब्रॉड डिवीजन है जिसमें सारा फेशियल स्ट्रक्चर्स और वो सब इन्वॉल्व होते हैं। ओके। एशियन कंट्रीज में, इंडिया हो गया या हमारी बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में, ये डायरेक्ट BDS के बाद आप कर सकते हैं। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में जाएं तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको डुअल डिग्री चाहिए होती है। मतलब आपको डेंटल की डिग्री भी चाहिए पहले, बेसिक, और MBBS भी चाहिए। अगर ये दोनों हो तो ही आप कर सकते हैं। बट इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। इंडिया में हम डायरेक्ट डेंटल के बाद BDS करने के बाद भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इट इज कंसिडर्ड टू बी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी, लाइक कंपेरेबल टू न्यूरो सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। वैसे ही मैक्सिलोफेशियल सर्जरी रिक्वायर्स अ डुअल डिग्री इन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। ओके। सर, अभी आप जम्मू में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जम्मू में कैसे केसेस आते हैं आपके पास? देखो, जम्मू में मैं 2016 में आया, जब हमारा नारायणा हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ। जिस समय मोदी जी आए तब हम वहीं थे, सौभाग्यपूर्ण उनको मिलने का मौका मिला। 2016 से अभी तक का अगर मैं सफर काउंट करूं तो इट्स बिन 9 इयर्स, लॉन्ग जर्नी। इससे पहले जम्मू में लोगों में वो कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरे को लगता है आज भी शायद काफी लोगों में ये है कि एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, चलो अमृतसर। जी, बस ये कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल। हड्डी टूटी है, अमृतसर। और कुछ हो गया, चलो लुधियाना। लेकिन जब से हमारा हॉस्पिटल वहां आया है, धीरे धीरे लोगों में ये चीज एक डेवलप होने लगी है, सेंस कि ये सब ट्रीटमेंट्स जम्मू में भी होते हैं, हो सकते हैं। पहले भी होते थे, शायद लोग नहीं करवाना चाहते थे इस फिराक में कि बाहर ज्यादा अच्छा इलाज होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इलाज यहाँ भी उतना ही अच्छा होता है, उतने ही दिल से होता है जैसे बाकी लोग करते हैं। इनफैक्ट पिछले 9 साल के सफर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 200 से 250 कॉम्प्लेक्स फेशियल रिकंस्ट्रक्शन केसेस किए हैं, जो कि हम इन्वॉल्व कर सकते हैं सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के तहत। जैसे 2 व्हीलर्स वाले हैं या कार वाले हैं, जब एक्सीडेंट होता है, कॉम्प्लेक्स इंजरीज होती हैं, वो सब हमने वहां पे किए हैं रिकंस्ट्रक्ट। क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। ट्रॉमा या इंजरी जो होती है ना, वो इन्वॉल्व करती है मल्टीपल स्पेशलिस्ट को एक साथ, जो कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक टाइम पे सब अवेलेबल होना मुश्किल होते हैं। हमारे वहां पे हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, जिसमें हमारे न्यूरो सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, गैस्ट्रो सर्जन्स, अगर एब्डोमिनल इंजरी है कोई तो ठीक है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन में, तो वो एक टीम वर्क के तहत पेशेंट को एक पूरा ट्रीटमेंट एक साथ एक छत के नीचे मिल जाता है। धीरे धीरे लोगों में वो भरोसा कायम होने लगा है। अब हमारे पास धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने। अच्छी एक पॉजिटिव वाइब आ रही है लोगों में कि एटलीस्ट उतने लेवल का काम जम्मू में शुरू हो गया है, हो रहा है। ओके। सर, सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस नहीं ना आते होंगे आपके पास ड्यूरिंग द सर्जरी, कोई और भी होते होंगे, या फिर किस कारणों की वजह से होता है? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारा जो एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बॉडी है ना, जब भी हम किसी दूसरे को हिट करने की कोशिश करते हैं, हमारा पहला होता है कि इसके फेस को मारो। ठीक है, चाहे वो 2 जेंट्स के बीच में फाइट हो रही हो, फर्स्ट दे विल ट्राई टू हिट ऑन द फेस। फैमिली असॉल्ट केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फेशियल इंजरीज होने के। ठीक है, ऐसे केसेस भी आए हैं, जो कि मतलब जब हम पेशेंट देखे हैं तो मतलब ऐसा है कि इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे कोई मार सकता है किसी को, कि मतलब आप सामने वाले को एक किस्म से, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि 2 गुटों के बीच में कोई मार झगड़ा हुआ, तो वो तो गंदे तरीके से मान लेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस केस है, मेल फीमेल, कैसे आप इतनी क्रूरता से, कुल्हाड़ी से किसी को मारने की कोशिश कर सकते हो, वो भी चेहरे पे। मतलब या तो यही है कि आपने नेक पे असॉल्ट करने की कोशिश की और सामने वाले ने अपने आप को बचाने के लिए फेस नीचे किया और फेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ऊपर का जबड़ा नीचे आ गया, पूरा फेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। मतलब इस तरह के केसेस पहले देखने में ही हमें थोड़े से लगते हैं
एक ह्यूमन नेचर की तरफ से भी यार इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है कोई चीज, लेकिन हमारा काम है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, वो पेशेंट को दोबारा से उसकी लाइफ में एक हंसी लाना, ठीक है। जो कि हुए हैं केसेस, आधी रात को ऐसे केस आया था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जिसमें इंजरी हुई थी, एक से मारा गया था। हमने उसको उसी समय इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके, हमें अराउंड 4 से 5 घंटे लगे थे वो पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने में, जिसमें सारा हमने बोन, हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, अपर जॉ का, जो कि पूरा स्कल बेस से निकल चुका था बाहर बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, वो सारा रिकंस्ट्रक्ट किया। सॉफ्ट टिश्यू पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया फेस का। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन इस बात को 3 साल हो गए होंगे। बट नाउ व्हेन वी सी द पेशेंट, व्हेन द पेशेंट कम्स बैक टू अस, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज लिविंग लाइफ विद कॉन्फिडेंस। ये जम्मू की बात कर रहे हैं ना? प्रॉपर जम्मू शहर की नहीं है, हाँ, पर मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के ही राज्यों के किसी डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट हैं जिनका ये किस्सा है, जो कि इमरजेंसी में हमारे वहां लाए गए। अब खुश हैं, हैप्पी हैं। ओके ओके। सो जब आप ऐसे पेशेंट्स के सामने, मतलब फर्स्ट टाइम आप उनको देखते हो, तो पहला इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए एज एन डॉक्टर या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज ए डॉक्टर, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसे अगर आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं और अगर आपको कोई दिखता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो इमीडिएटली वहां से आप उसको नजरअंदाज मत करें, उसको ट्राई टू गिव द फर्स्ट एड टू द पेशेंट, एटलीस्ट उसको नियर बाय हॉस्पिटल, नर्सिंग होम कहीं भी शिफ्ट करें। क्योंकि अभी शायद पिछले दिनों ही मैं सुन रहा था गडकरी जी को, तो उन्होंने बताया था कि अब अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब पहले लोग शायद डरते थे कि पुलिस इन्वॉल्व होगा या कुछ ऐसा होगा, हम पे कार्रवाई होगी या हमसे पूछा जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। गडकरी जी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करवा रहा है उसको किसी तरह का कोई हार्म नहीं दिया जाएगा या किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत तो हमें उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करानी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, एक तो स्पीड लिमिट कंट्रोल रखें, दूसरा हेलमेट पहन के रखें, और सिर्फ अपनी सेफ्टी की नहीं, सामने से जो आ रहा है या साथ से चल रहा है उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और खासकर अब यंग जनरेशन में ही मैं एक और केस बताऊंगा, वो हमने पिछले 2 महीने पहले ही ऑपरेट किया है। यंग लड़का है, 19-20 साल का, इंस्टाग्राम का शौकीन है, रील्स बनाने का शौकीन है। अब पता नहीं क्या हुआ या क्या उसके माइंड में आया या दोस्तों ने उसको बोला, वो स्कूटी पे खड़े होके, चलती स्कूटी पे रील बना रहा अपनी, वो भी हाईवे पे। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ यंग जनरेशन इज कमिंग अप? ठीक है, अब स्कूटी पे रील बना रहा है, ठीक है, साथ में एक हाथ से थम्स अप का कैन खोल के वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो सी, मतलब वो एक जस्ट टू आपके व्यूज वो हो या जो भी होता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो अब स्कूटी छोटा 2 व्हीलर है, वाहन है, छोटे पहिए है, हाईवे पे थोड़ा सा भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो गिर जाएगी। सेम वही हुआ, इम्बैलेंस हुआ, वो रोड की एक साइड गिरने की बजाय जो बीच में डिवाइडर होता है डायरेक्ट उस पे जाके बजा, एंड फुल फेस शटर्ड, फुल फेस शटर्ड फ्रॉम से दिस रीजन, नोज, द नोज, दिस गॉट ओपन, स्प्लिट लाइक ए बुक, जैसे किताब खुली होती है वैसे पूरा नीचे तक। एंड जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स जब वो देखें ऐसे बच्चे को कि ये क्या हो गया इसके साथ। उस समय तो वो बेचारे कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि बस ये ठीक हो जाए, है ना। लकीली वो हमारे ही हाईवे वाला इंसिडेंस था, जो हमारा हाईवे है NH44, तो वो इमीडिएटली उसको वहां पासेस बाय ने हमारे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, एंड वी gave the emergency treatment, and then the final reconstruction was done immediately afterwards. Now he's happy, but now he has realized the importance of life. कि अब दोबारा ये नहीं करना, नहीं लेना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती जिसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए। बिल्कुल। कुछ ट्रॉमा केसेस भी होंगे जिसकी वजह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं या फिर पैरालाइज हो जाता है, वो आप ही के अंडर आते हैं या फिर वो 2-3 केसेस होते हैं उसमें।
उसमें जैसे जो पैरालिसिस आप बोल रहे हैं फेस का, वो ट्रॉमा की वजह से कम होता है। इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ बेल्स, जैसे हम बेल्स पाल्सी बोलते हैं, फेशियल पाल्सी बोलते हैं, वो 2 टाइप की होती हैं, एक इंट्राक्रेनियल, एक एक्स्ट्राक्रेनियल। तो डिपेंडिंग ऑन द etiology of the palsy, the concerned specialist treats the patient। ठीक है। बाकी और एक इम्पोर्टेंट आपको चीज बताना चाहूंगा, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे खेलते हैं गिरते हैं, हम बोलते हैं बच्चे खेलते हैं गिरते खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चा गिरता है, अगर वो चिन के बल गिरता है कभी नीचे, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं दिख रही है आपको, बट जो चिन पे चोट जब लगती है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे जॉइंट्स पे जाता है। ये जो हमारा जॉ जॉइंट है, जो खोलते बंद करते हैं जिसका, वो छोटे बच्चों में बहुत जल्दी वो पेन भूल जाते हैं, है ना, जब उनका आप माइंड डिवेट करते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिख रही हो आपको, बट स्टिल कई बार वो हेयर लाइन फ्रैक्चर वहां जॉइंट में हो जाता है। विद एज जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा रियलाइज करना शुरू करता है कि उसकी माउथ ओपनिंग कम हो रही है, या क्योंकि वो जो हेयरलाइन फ्रैक्चर तब हुआ था, उसमें धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है, फिर बोन फॉर्मेशन होती है, फिर उसको हम एंकाइलोस बोलते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट फ्यूज हो जाता है। ठीक है। मतलब अगर आप देख रहे हैं अपने बच्चे में, नोटिस कर रहे हैं कि ये मुंह प्रॉपर नहीं खोल पा रहा पूरा, तो इमीडिएटली आप उसको चेक कराएं, है ना। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। अभी हाल ही में हमने किया एक ऑपरेट, पिछले 1 महीना पहले, शायद 15 दिन पहले। अब वो इस समय 24 ईयर्स का है। चोट उसको लगी थी जब वो 9 साल का था, 8 साल का, ठीक है। 17-18 साल तक तो वो चलता रहा, घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये मुंह ही नहीं खोल पा रहा है, हार्डली आधी फिंगर माउथ ओपनिंग है उसकी, है ना, फिर उन्होंने मूव करना शुरू किया, डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, जहां जहां वो जा सकते थे गए। हर एक कंसर्न स्पेशलिस्ट की एक अपनी अलग ओपिनियन होती है, ठीक है। कोई किसी चीज को कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकता है, कोई उसको रेडिकल तरीके से मैनेज करना चाहता है, पर मेरी ओपिनियन इन केसेस में है टू बी रेडिकल, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिव अगर मैं छोड़ दूं, उसको बोलूं तू बस मुंह खोल के रख, दिन भर बंद कर, मुझे भरोसा नहीं उस पर, तो मैं वो चांस नहीं लूंगा। मैं खुद सर्जिकली ऑपरेट करके उसका वो फ्यूजन जॉइंट निकाल के ऑपरेट करके उसको फुल माउथ ओपनिंग देके छोड़ूंगा, बोलूं जा जी अपनी जिंदगी। ओके। ऐसे केसेस भी रूटीन में आते हैं, बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को शायद इतना अभी इस चीज का अवेयरनेस नहीं है कि ये सर्जरी भी हो सकती है। अभी तक लोगों को बस इतना पता है कि घुटने के जोड़ बदले जाते हैं, चुकले के जोड़ बदले जाते हैं, पर जबड़े के जोड़ भी बदले जाते हैं, बदलते हैं। रेयर, मतलब कम ही केसेस आते हैं, लेकिन होते हैं, बदले जाते हैं। तो ये भी एक किस्म की जो सर्जरीज हैं, मुझे लगता नहीं है कि J&K में बहुत ज्यादा कॉमनली ऑपरेट हुई हैं पहले, पर हमने अभी पिछले अपने करियर में, अभी यहाँ नारायणा के केस में हमने अभी तक 13 केसेस ये करती हैं ऑपरेट। इसमें वही है, हमारा तो एक ही मकसद है, कुछ भी करें हम तो स्माइल वापस लाना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो वो अब नाउ खुश हैं, खा पा रहे हैं और अच्छी से जिंदगी जी रहे हैं। Are these surgeries expensive? To some extent, not very expensive, but if you compare to the quality of life which you get, I don't think anything is expensive, है ना। प्लस अब जब से मोदी सरकार के तहत PMJY योजना शुरू हुई है, काफी सर्जरीज उसमें अब हम कर पा रहे हैं, जो पेशेंट्स को हम सुविधा दे पा रहे हैं। जैसे ट्रॉमा के केसेस हैं कुछ जो इंक्लूड हो जाते हैं। मैं हर केस नहीं बोलूंगा कि इंक्लूड होता है, जो हमें लिस्ट पे आता है। बिल्कुल। कुछ जैसे जबड़े के ट्यूमर हैं, मुंह का कैंसर है, ये फ्यूज जॉइंट है, ये सब कवर होते हैं। ओके। प्लस रूटीनली हम लोग एक होती है सिंड्रोम, बच्चे पैदा होते हैं कई बार जिनके होंठ और तालू नहीं बने होते, है ना, उनको क्लेफ्ट लिप पैलेट बोलते हैं, वो भी हम रूटीनली ऑपरेट करते हैं, जो कि स्कीम के तहत कवर हो जाते हैं। ओके। ठीक है। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसके अगर कोई बच्चा पैदा हुआ वो देखेंगे होंठ नहीं है, तो उनके माइंड में पहली चीज आती है कि शायद ग्रहण लगा था, उसमें ये दोष हुआ, उसकी वजह से ये हो गया। पर जो बच्चे की डेवलपमेंट है ना, फीटस डेवलपमेंट, वो पहले 3 महीने में काफी हद तक हो जाती है, जो स्कैन्स में भी पता लग जाता है। तो ग्रहण का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जहां तक हम लोग मानते हैं, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि ग्रहण की वजह से ये हो गया। देयर आर वेरियस जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, सम मैटरनल, जब प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसीज होती हैं,
उनकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। ओके। तो उसमें बहुत से लोग हमने देखे हैं नजरअंदाज करते हैं, 12 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, ऑपरेशन ही नहीं कराया, कि भाई जैसे भेजा है भगवान ने वैसा ही है, ऊपर वाले ने जैसे भेजा, तो वो सब करेक्ट हो जाता है। ओके। हर चीज करेक्ट हो जाती है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चे को जिंदगी में आगे बढ़ने का। हमने हमारे इंस्टीट्यूट के तहत अभी तक हमने 110 से ऊपर के केस ही ऑपरेट कर दिए हैं, ओके। जिसमें ज्यादातर हमारी जो कैचमेंट है वो रूरल पॉपुलेशन है, जिसमें मैं आपको बोलूंगा राजौरी, पुंछ, रियासी, ये वाली बेल्ट के काफी पेशेंट्स हमारे पास इसके आए हैं जो हमने ऑपरेट किए हैं। ओके ओके। सर आपने अभी जो हमने डिस्कस करा है वो एक्सीडेंटल केसेस हैं, कुछ अभी आपने बताया कि कुछ ट्रॉमा की वजह से भी केसेस होते हैं, तो उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? मतलब अगर किसी का जॉ लॉक हो जाता है या फिर दांत बंद हो जाते हैं तो वो आपके उसमें आता है या नहीं? सबसे पहले जॉ लॉक जो आप बोल रहे हैं ना, उसके सबसे पहले आपको उसका एक एटियोलॉजी डिफाइन करना है कि रीजन क्या है ना? क्योंकि अब एक चीज मैं नॉर्मल बात करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो हमारे पूरे शरीर में जो हमारा जॉइंट यूज होता है ना, वो हमारा जबड़े का जॉइंट ही है। बात करने में यूज हो रहा है जी। खाना खाने में यूज हो रहा है। अब बैठे हैं हम लोग तो हमारा एल्बो या नी जॉइंट तो नहीं काम कर रहा है, पर बात कर रहे हैं तो जबड़ा तो चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, यही एक ऐसा जॉइंट है पूरे शरीर में जो दोनों जोड़ एक साथ काम करते हैं। ओके। है ना? जैसे बाजू में अकेली हिला सकता हूँ, लेकिन ये मैं एक जॉइंट नहीं हिला सकता। जब खोलूंगा मुंह तो दोनों हिलेंगे, बंद होंगे तो दोनों होंगे। बहुत पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हमें मुंह खोलने बंद करने पे आवाज आती है, टक की आवाज आती है, खोलते हैं, टक की आवाज आती है, बंद होते हैं, फिर नजरअंदाज करते जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रही। लेकिन वो जो आवाज आ रही है वो बेसिकली आपके जॉइंट के अंदर जो डिस्क होती है जो उसको मूव कराती है जॉइंट को, वो डिस्क कहीं ट्रैप हो रही है जॉइंट के बीच में। विद टाइम जब आप वो रेगुलर उसको असॉल्ट देते रहेंगे वो घिस जाती है। और उसके बाद ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि मुंह खोला था उबासी मारने के लिए, खुला ही रह गया, बंद ही नहीं हुआ। फिर उन केसेस को हमें मैनुअल ट्रैक्शन से अपनी पोजीशन पे लाना पड़ता है। कई बार उनको वायरिंग करके बंद करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अजीब सा इंसिडेंस है ना कि अगर आप सपोजिटली किसी सोसाइटी में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपके उबासी आ गया, बात ही कर रहे हैं और अटक गया, फिर क्या करोगे? वो बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस भी आते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं ना, बेसिकली ये सब तब होती हैं जब हम कोई एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं। वो फिर धीरे 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 धीरे, जैसे बोलते हैं ना पुराने जमाने में कि एक छोटी सी चीज को नजरअंदाज करो तो नासूर बन जाती, कुछ ऐसा। हाँ, वैसा ही इनिशियल साइंस जब आपको आने शुरू हुए कि मेरे को हल्की सी क्लिक आ रही है, तो यू शुड गो एंड विजिट द स्पेशलिस्ट एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, रादर देन जस्ट लिंगरिंग ऑन कि नहीं दर्द तो नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इंडियन मेंटेलिटी में ये एक सबसे बड़ा जो डॉक्टर के पास जाने का रीजन है ना किसी भी पेशेंट का, वो तब है दर्द हुई अगर तो। जब तक दर्द नहीं है तब तक वो नहीं जाएगा। हाँ, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। सेम चीज अगर आप देखो अमेरिकन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में, वहां मैंडेटरी प्रोटोकॉल है, आपको हर 6 महीने में एक बार जीपी को, जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल डेंटिस्ट को चेक कराना ही कराना है। क्यों? उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आगे चलती रहेगी कि आपने कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो इनिशियल स्टेज पे आपने निगलेक्ट कर दी है और बाद में उसके लिए आप इतना बड़ा एक सर्जरी या कोई प्रोसीजर लेके आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। आर दी सर्जरी स्केरी? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट के पास भी जब जाते हैं तो वो बहुत फ्राइटन या फिर ड्रेडफुल रहता है, तो ये सर्जरीज ऐसी कुछ है? सर्जरी इज नॉट स्केरी। सी क्या होता है, पेशेंट के लिए तो स्केरी नहीं है, क्योंकि पेशेंट तो या तो जनरल एनेस्थीसिया में है या फिर लोकल एनेस्थीसिया में है। इमीडिएटली मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्राइटेंड एक्सपीरियंस होता है, जरूर होता है, बिकॉज एक एंजाइटी होती है हर एक को। जब आप पहली बार किसी जगह जाते हो तो उसको एंजाइटी होती है, जैसे शायद मुझे थी, अभी मैं आया तो मेरे को भी थी थोड़ी सी, पर अब जैसे बात करने लग गए तो कंफर्टेबल हो गए। बस आपको ये देखना है कि जहां आप जा रहे हो, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, आप वहां कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। सबसे पहले अगर आपका एंजाइटी लेवल हाई है तो आप वो ट्रीटमेंट को रिसीव नहीं कर पाओगे। फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि यस दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है ना? जैसे एक स्वामी गौर जी हैं, यू माइट बी नोइंग,
उनका एक बहुत अच्छा मुझे एक लगता है वो सेंटेंस, वो काफी बार अपने इसमें बोलते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट, देन व्हाई टू वरी, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, देन व्हाई टू वरी। है ना? बिल्कुल जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में चिंता करके क्या करोगे, और जिसका है फिर क्यों चिंता करनी। बिल्कुल। तो आपको जस्ट विजिट योर डॉक्टर, आप जाएं, सी वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं, आप अपने माइंड में अपना ट्रीटमेंट प्लान रखें कि हाँ मुझे ये कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, एक्सेप्ट इट कि हाँ ये कराना है, देन यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ fear or anxiety ओके ओके once you understand. बिल्कुल। ओरल सर्जरी में कैंसर भी इंक्लूड होता है जी, या फिर जो माउथ बिल्कुल, कैंसर बिल्कुल। है, तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ओरल कैंसर में डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हम लोग रूटीनली ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जैसे टंग कैंसर हो गया, जबड़े के कैंसर हो गए, गाल के कैंसर हो गए। 95% ऑफ दीज केसेस, और 90% मैं कहूँगा, आर रिलेटेड टू टोबैको च्यूइंग इन एनी फॉर्म, चाहे वो पाउच रखने वाली फॉर्म हो, चाहे वो स्पिटिंग वाली फॉर्म हो। 95% ऑफ द केसेस आर ऑफ दैट सेंस, बट some cases are also reported in females also. Okay. Some females also might chew tobacco, but there are also some people who have no history. ठीक है, हमने कभी जिंदगी में किसी तरह का कोई तंबाकू पदार्थ नहीं इस्तेमाल किया। Okay. उसमें सबसे कॉमन जो फाइंडिंग मेरी है, या हमारे इंस्टीट्यूट में हमने जो केसेस जितने भी अभी तक ऑपरेट किए हैं, आई थिंक 300-400 से ऊपर हो गए होंगे, उनमें जो फीमेल्स हैं विदाउट एनी हिस्ट्री, जिसमें हमने ये चीज देखी कि रीजन क्या है, वो रीजन है कोई मुंह के अंदर एक तेज दांत, कोई शार्प कस्प, आपका दांत कोई तेज हो गया है, तीखा हो गया है, जो बार बार उसी जगह पे आपको टच कर रहा है, टंग पे या गाल पे, और कट दे रहा है। ठीक है, आप नजरअंदाज कर रहे हो कि दांत से कट रहा है, दांत से कट रहा है, पर जब वो कंटिन्यूअसली करता जाएगा और वहां अगर अल्सर बना जो आपका 20-25 दिन या 15 दिन के अंदर नहीं हील हो रहा है, वो कन्वर्ट हो सकता है आपके मुंह के रकल्फ में। वो केसेस हैं हमारे पास। अब इसको हम निग्लेक्ट कहें, पेशेंट की लापरवाही कहें, लेकिन अब अगर वो बाद में बोलते हैं कि हम लोग तो कुछ खाए नहीं कभी, पर जब आपको पता लग रहा था कि कुछ कट रहा है, किसी चीज से छाला हो रहा है, तो आप वो चीज को करेक्ट करवाओ, अपने लिए तो टाइम निकालो। बिल्कुल। क्योंकि फीमेल्स मैंने देखा है मोस्टली दे आर बिजी, वेरी बिजी, है ना, बीइंग होम मेकर आल्सो इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड वेरी बिजी, सो दे हार्डली गेट टाइम फॉर देमसेल्फ, है ना, दे आर ऑलवेज बिजी कि मेरे बेटे को क्या पसंद है, मेरी बेटी को क्या पसंद है, पर उनसे कोई नहीं पूछता कि आपको क्या पसंद है ना। तो वो एक अपने आप को नजरअंदाज करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि फिर उसमें देयर इज नो अदर ऑप्शन टू ऑपरेट देन टू ऑपरेट। तो वो केसेस हैं, हमने किए हैं ऑपरेट, जो खुद ही बोलते हैं कि हमारा निग्लेक्ट की वजह से है। ओके ओके ओके। तो इन सब केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टंग इम्पोर्टेंट है या हमारे टूथ या फिर ये चीज, तो वो क्या रहेगा? अब मैं तन्वी तुमसे पूछूं तुम्हारी आंख इम्पोर्टेंट है या कान? नहीं, अगर बाई चांस अगर आपको किसी एक को सेव करना होगा। नहीं, सेव, देखो वी हैव टू बी हेल्दी टू फॉर अ गुड लाइफ, ठीक है ना, हमें हर एक को एक अच्छे तरीके से रखना है। ये बेसिकली पूरा एक सर्कल है, ठीक है ना। अगर आपके टूथ हेल्दी हैं तो आपके गम्स हेल्दी रहेंगे, गम्स हेल्दी हैं तो आप अच्छे से च्यू कर पाओगे, च्यू कर पाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से रहेगा, है ना, दिस इज फुल सर्कल। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरी। हाँ, लेकिन ये है कि जब आपको कोई भी चीज, जैसे टूथ में सिंपल एक ब्लैक स्पॉट ही दिखा, अभी दर्द नहीं हुई है, लेकिन गो एंड गेट इट करेक्टेड, बिकॉज वो उस स्टेज पे एक कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे वो उसको डिके करता जाएगा, और जैसे जैसे वो डिके होता जाएगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता जाएगा, है ना। जो चीज इनिशियल एक कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकती थी वो थोड़ी सी रेडिकल हो जाएगी, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके। बाकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इतनी ड्रामनी है कि बस इसमें कैंसर, ट्रॉमा और ये सब के केसेस हैं। बहुत से अच्छे लाइफ चेंजिंग केसेस भी हम लोग करते हैं ऑपरेट, जैसे स्माइल डिजाइनिंग के केसेस होते हैं, जैसे एस्थेटिक केसेस हो गए। जैसे कई बार पेशेंट एक हमारे पास आया था
उसका नोज का ये वाला पार्ट जिसको हम कॉलम बोलते हैं, ये किसी एक इंसिडेंस में कहीं एक ट्रॉमा में ना लॉस हो गया था, तो ये एक्सपोज था पार्ट उसका, एंड मतलब उसको एक अपनी प्रोफाइल अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको एक अच्छे से नोज शेप बना के दी, देन ही इज हैप्पी। ऐसे ही लिप के केसेस आते हैं जिनको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना है, वो करते हैं हम लोग। चिन के केसेस होते हैं, कहीं जैसे स्पेसिफिकली कंप्लेंट करते हैं कि मेरी चिन बहुत ब्रॉड है, तो उसमें हम सर्जिकली उसको करेक्ट कर लेते हैं। कहीं कंप्लेंट करते हैं चिन छोटी है, ऐसे ना फेस छोटा दिखता है, तो उसको हम उसको इलांगेट कर लेते हैं या इम्प्लांट डाल के उसमें उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब इट इज अ फुल ब्रांच विच इन्वॉल्व्स कैंसर, ट्रॉमा, रिकंस्ट्रक्शन, एस्थेटिक, एवरीथिंग। मतलब कह सकते हैं यू गाइस गिव स्माइल्स टू पीपल। We try to give smile. We try to make the people smile with best possible way we can. सर व्हाट आर द रीसेंट एडवांसेस या फिर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजीज में ऐसे कुछ रीसेंट अपडेट्स आए हैं जिसके कारण हम अपना ओरल हेल्थ ठीक रख पाए या फिर सर्जरी अच्छे से हो पाए या एडवांस हो पाए? देखो, सर्जरी के लिए तो आजकल नेविगेशन असिस्टेड सर्जरीज आई हैं, रोबोटिक सर्जरीज हैं, जो कि हायर सेंटर्स में काफ़ी अवेलेबल हैं। ओरल कैविटी के लिए मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, वी हैव 3D स्कैन्स विद अस। हम लोग पेशेंट का 3D स्कैन करते हैं, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं पेशेंट का, और वो पेशेंट को उसका खुद का ओरल कैविटी का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट खुद अपनी पूरी ओरल कैविटी, अपने टीथ स्ट्रक्चर सारों को खुद से पूरा स्क्रीन पे एनालाइज कर सकता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद प्रॉपर काउंसलिंग के बाद हम वो पेशेंट का पूरा 3D रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। उसको एक हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिसके तहत हम उसको एक मॉकअप करके दिखाते हैं कि वी कैन चेंज योर स्माइल एंड वी कैन गिव यू अ गुड प्रोफाइल, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट चेंज इन स्माइल, इट इज अबाउट चेंज इन प्रोफाइल ऑल्सो, है ना। तो वो सब चीजें हम उनको एक मॉकअप में दिखाते हैं करके, पेशेंट अपने फेस पे देख सकता है 3D एनालिसिस के बाद कि ट्रीटमेंट के बाद उसका कैसी स्माइल हो सकती है, प्रोफाइल कैसी हो सकती है। तो ये सब जो एडवांसमेंट है ये हमारे पास है, जो हम करते हैं। और ऑल्दो अभी जम्मू में धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है, तो लोग इस एनालिसिस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पीपल आर नाउ चेंजिंग बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, सो वी हैव टू बी विद देम। तो आई थिंक धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजीज और एडवांस होंगी, पेशेंट के लिए और कंफर्टेबल होंगी चीज़ें। और जो एक मिथ है कि डेंटल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट वो एक बड़ा ट्रॉमेटिक है पेशेंट के लिए, वैसा नहीं है। आजकल पेशेंट या हम क्लाइंट बोलें जो भी, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। देयर होल पर्सनैलिटी चेंजेस विद इट, है ना, बिकॉज वंस यू हैव अ गुड स्माइल, यू कॉन्फिडेंट स्माइल, योर पर्सनैलिटी बिकम्स वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। आप कहीं पे भी प्रेजेंटेबल जब होते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास वो सब स्कैन्स वगैरह हैं जिसमें हम ये पूरा 3D एनालिसिस करके पेशेंट को उसके ही फेस पे पूरा हम उसको पोस्ट ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है वो भी दिखा के बता सकते हैं। All right, we are in the last leg of this podcast. आप मुझे बताएंगे कि for a healthy oral health बोल सकते हैं, हमको क्या चीज़ें अपनी दिमाग पे रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए, और टू जनरली लिव अ हेल्दी लाइफ हम एज अ डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करें? देखो, ओरल कैविटी के तौर पे मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि कभी भी कोई भी किसी भी तरह का आपको चेंज अगर अपनी ओरल कैविटी में दिखे, कोई वाइट स्पॉट, कोई रेड स्पॉट, कोई छाला या किसी भी तरह का कुछ भी जो एक आपके लिए एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि ये कल नहीं था या परसों नहीं था, अब है, डोंट वेट कि वो पेन करे, है ना। आप एक बार उसको चेक करवा लें, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि आप अगर अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपकी ओरल कैविटी मॉइस्चर रहेगी, ड्राइनेस नहीं होगी और छाले नहीं होंगे, ठीक है। विद टाइम आप उसको मतलब टाइमली आप थोड़ा अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। तीसरी चीज, ब्रशिंग प्रॉपरली करें, है ना, मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम। गिव टाइम टू टीथ, है ना, उसमें जल्दबाजी ना करें कि
बाकी काम सब आराम से 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट में ब्रश करके साइड चल खत्म। नहीं वैसे लेकिन हमने देखा है कि रिकमेंड करते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको फटाफट से ब्रश नहीं, करना ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं पढ़ी आज तक, ठीक है? कहीं होगी तो प्लीज मुझे शेयर करना, लेकिन ऐसा नहीं है। गिव टाइम टू टीथ, स्लोली ब्रश करें, आराम से ब्रश करें और प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है? मतलब दांत की अंदरली तरफ और बाहरली तरफ, दोनों तरफ से करें, सिर्फ बाहर से नहीं करें, ठीक है? दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल इंडिकेटेड हो, मेडिकेटेड पेस्ट या माउथ वॉशेस इस्तेमाल मत करें, ओके, ठीक है? जस्ट ऐड आई, हाँ इससे मेरे दांतों में ये हो गया, तो आपने शुरू कर दिया। जब आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत करो, ठीक है? अननेसेसरी माउथ वॉशेस टू कीप कि हाँ मेरा ब्रेथ अच्छी रहे या हो, जरूरत नहीं होती, ठीक है? सिर्फ तब करें जब इंडिकेटेड हो, ओके, और वो भी डॉक्टर से पूछ के करें, खुद से मार्केट में खरीद के ना करें, ठीक है? बाकी ट्रॉमा के लिए तो आई विल ऑलवेज से कि सेफ रहें, स्लो ड्राइव करें, अपनी सेफ्टी, घर वालों की सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी ध्यान में रख के चलें, हेलमेट हमेशा पहन के रखें। उसके बाद कैंसर रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि टोबैको कम करें, च्यू करना बंद करें, किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? और कोई भी चेंजेस आपको ओरल कैविटी में दिखने लगे तो कंसर्न स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली रिपोर्ट करें, ओके, ठीक? जी, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा। आई होप आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड टू एवरीवन जिनको आपको लगता है कि ये सुनने की जरूरत है, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।